जीएसटी में 80% सामान पर लगेगा 5 से 18% टैक्स। साबुन, तेल, टूथपेस्ट और कोयला होगा सस्ता। अनाज, दूध और गुड़ पर नहीं लगेगा जीएसटी। आज सोना, बीड़ी और सर्विस टैक्स की दरें होंगी तय। बुधवार की पिटाई के बाद अमेरिकी बाजारों में रिकवरी, लेकिन राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के आरोप से ब्राजील के बाजार 9% तक टूटे। एशिया की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी मगर पॉजिटिव। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे आज। मुनाफे में अच्छी बढ़त संभव, 7.5% से कम हो सकता है ग्रॉस एनपीए और रिकवरी पर रहेगा फोकस। घाटे से मुनाफे में आया बैंक ऑफ बड़ौदा। एनपीए में भी भारी सुधार, ग्रॉस एनपीए 1% गिरकर 10.5% के नीचे रहा। आज से बाजार में उतरेगा एक और नया खिलाड़ी। हडको की लिस्टिंग का होगा इंतजार। 80 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत, अंतिम फैसले तक जाधव की फांसी पर लगी रोक। फैसले के खिलाफ अपील के लिए पाकिस्तान के पास आज आखिरी दिन। जितनी कमजोरी के आसार थे अमेरिका में, उतनी हुई नहीं। ग्लोबल मार्केट से स्टेबल। क्या भारतीय बाजारों में रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, और क्या इस रिकवरी में फिर 9,500 के पार निकलेंगे? यह है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी कुछ ही देर में जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। और एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने, ये आपको बता रहा है कि भारतीय बाजारों की आज एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 22 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी। और कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, आपको याद होगा डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट नीचे था। और देखिए ये डाउ जोन्स कहां पर जाकर समाप्त हुआ है। जी हां, रिकवरी देखने को मिली है, बाउंस बैक देखने को मिला है। 450 पॉइंट परसों गिरा था और उसके बाद शानदार सुधार वहां पर देखने को मिला है। यूरोप के मार्केट जरूर थोड़े से नर्वस थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंताएं तो अभी भी हैं। लेकिन एक नई चिंता जो सामने आई है वो है ब्राजील को लेकर। और ये देखिए ब्राजील का सूचकांक, बोवेस्पा कहते हैं इसे, और 9% नीचे जाकर इसने समाप्ति इसलिए दी है क्योंकि वहां के राष्ट्रपति के ऊपर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने भी एक जांच रोकने की दरअसल कोशिश करी है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते देखिए पूरे साल में जो इन्होंने तेजी करी वो एक ही दिन में गवा दी। तो ब्राजील के लिए खराब संकेत, और इसीलिए आप देखिए एशियाई बाजार मिले जुले संकेत दे रहे हैं। लेकिन जहां से भारतीय बाजार संकेत लेते हैं, हांगकांग, इसमें एक अच्छी रिकवरी, 30-40 पॉइंट नीचे था घंटे भर पहले, और अब आप देखिए 50 पॉइंट ऊपर। ब्राजील को लेकर घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हमें क्या फर्क पड़ता है ब्राजील, बल्कि ब्राजील में जो पैसा नहीं जो जाना था वो भारत में आएगा। कोई हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी अपनी लोकल प्रॉब्लम वो संभाले, सिंपल। हमारे लिए तो हमारे संकेत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संकेत जो कहते हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ठीक बात है। तो अमेरिकी बाजारों से जो दर्द आया था ट्रम्प साहब का, और दवा भी वहीं से आ रही कि रिकवरी जो हुई है, जिस तरह की कमजोरी की उम्मीद कर रहे थे वो कमजोरी हुई नहीं। तो आज 3 बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स हैं मेरे सामने। पहला तो है कि अमेरिकी बाजारों की स्टेबिलिटी, लेकिन हाँ इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क हुआ है कि नज़र रखें अमेरिका पर, नज़र रखें यूरोप पर, डाउ फ्यूचर्स पर और एशिया पर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करना है। तो ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र रखनी जरूरी है। इस वक्त जो संकेत है उसके बेसिस पर हम इसे मान रहे हैं पॉजिटिव। दूसरा, जीएसटी की जो कल दरें तय होना शुरू हुई है, अब तक जो कुछ भी सामने आया सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है जिससे कि बाजार निराश हो, बल्कि सबके लिए पॉजिटिव आता दिख रहा है। दूसरा और तीसरा, पहले ही दिन कमजोरी में 900 करोड़ से ज़्यादा की हमारे घरेलू फंड्स ने खरीदारी की। तो ये 3 ऐसे ट्रिगर हैं जो बाजार की गिरावट को थामेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जिस वजह से ये करेक्शन हुआ, ग्लोबल मार्केट्स, और वही ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का भी फायदा मिलेगा। तो ये बताइए, पुट कॉल रेशियो सही ठीक ठाक लेवल पर गिरकर आ गया है, क्योंकि आप 2 दिनों से उसको लेकर चिंतित थे, और आज के मार्केट को फिर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कल हम यही कह रहे थे हेमंत कि 1.4 के ऊपर किसी को पूछने कहने सुनने की जरूरत नहीं, बेच दीजिए। और कल हमने ये भी कहा कि 1.25 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ जाए तो अपनी शॉर्ट्स भी काट लीजिए, तेजी भी कर लीजिए। और कल एग्जैक्टली 1.26 पर बंद हुआ है। तो पुट कॉल रेशियो में जो करेक्शन चाहिए था वो करेक्शन कल मिल गया, सिंपल। यानी कि तेजी की पोजीशन हल्की हो चुकी है। जहां तक आज का सवाल है, 9,400, 9,500 ये 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज मानकर चलें। पहली बात, बैंक निफ्टी पर 22,600, 22,900 और ज़्यादा हुआ तो 23,000। ये है बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए। हफ्ते का आखिरी दिन है, 2 अहम लेवल नोट कर लीजिए। 9,400 क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होना जरूरी है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से
7 सेशन से हमने 9400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि हफ्ते दर हफ्ते 9400 के नीचे निफ्टी बंद हो। तो 9400 के ऊपर आप बंद होते हैं, भले 20 पॉइंट कमजोर भी हो जाए, लेकिन 9400 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब भी आप तेजी में घबराने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी कल एग्जैक्टली 20700 पर बंद हुआ, तो आज भी क्लोजिंग बेसिस पर, माफ कीजिएगा 22700 का ही लेवल आज भी अहम है। तो आज बैंक निफ्टी में फ्लैट हो, 2 पॉइंट भी ऊपर बंद हो या इन्हीं लेवल पर बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी आज नेगेटिव बंद नहीं होना चाहिए, ये बेहद अहम है। तो ये तो आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉसेस हो गए। तो अगर 9400 के नीचे बंद हो निफ्टी और 22700 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी, तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करके जाएं। जहां तक डे ट्रेडर्स का सवाल था, कल उनके लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके थे 22800 के नीचे बैंक निफ्टी पर और 9450 के नीचे निफ्टी पर। उन्होंने कम की होगी, और की तो है ही, तभी दिख रहा है पुट कॉल रेशियो तेजी से नीचे आता हुआ दिखा है। जहां तक आज का सवाल है, अगर फ्लैट शुरुआत हो या 9400 के आसपास निफ्टी मिले तो क्या कहने, बहुत ही बेहतरीन होगा। 9375 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कर लीजिए 9450 और 9500 के लक्ष्य के लिए। और अगर थोड़ी मजबूत शुरुआत हो जाए तब भी आप 9400 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं। तो करनी तो तेजी है। ऊपरी स्तरों पर 9500। दूसरा ट्रेड एक और जो बन सकता है, ले तो ले, ना ले तो भी चलेगा, वो है शॉर्ट करने का। 9500 पर शॉर्ट करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो लाइफ टाइम हाई है 9535 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें 50 पॉइंट के फायदे के लिए। बैंक निफ्टी 22600 के स्टॉप से खरीदना चाहिए 22900 के टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका है बहुत तेज खुल जाए। वैसे बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड रिस्की है, लेकिन मैं इसीलिए बहुत ऊपर के लेवल पर दे रहा हूँ। 22900 के आसपास शॉर्ट करें, 23000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 22700 का टारगेट। सरकारी बैंक खासतौर से और दिग्गज वो शॉर्ट ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स अच्छे हैं, एसबीआई के अच्छे आने की उम्मीद है, तो वहाँ से तेजी बन सकती है और एसबीआई पूरा बैंक निफ्टी का बैंकिंग शेयरों का मूड बना सकता है। और ऐसे में सेक्टर्स के तौर पर मैंने बैंक्स को चुना है। एफएमसीजी तेज दौड़ लगाएंगे। पावर सेक्टर के लिए जीएसटी की दरें बेहद पॉजिटिव होती हुई दिख रही, तो ये सब पॉजिटिव साइड पर। अगर नेगेटिव हुआ थोड़ा बहुत तो वो ऑटो शेयरों के लिए हो सकता है, अदरवाइज सब जगह पॉजिटिव रुझान है। बिल्कुल। चलिए, कल हम आपसे कह रहे थे कि बुल्स की नज़र साफ तौर से जीएसटी की अहम बैठक के ऊपर है, और आपको बता दूं उस बैठक में जो अब तक फैसले लिए गए हैं वो बहुत पॉजिटिव हुए हैं। 1200 से ज़्यादा आइटम्स को जीएसटी की ऊंची दरें नहीं झेलनी पड़ी, ये अच्छी बात है। बताएंगे हम आपको कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा दौड़ लगाने वाले हैं आज जीएसटी से। हुडको की लिस्टिंग कहाँ होने वाली है, एसबीआई को नतीजों से पहले कैसे ट्रेड करना चाहिए, और कल का एक्सीडेंट सीएससी की भी बात इसी शो में होने वाली है। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं वागले साहब से कि वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी पर उनका क्या व्यू है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। नहीं, कल के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट के थे, मैंने 9450 की बात की थी, उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो और मैंने मॉर्निंग में ये भी कहा था कि एफएनओ में लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। पोजिशनल के तौर पे एज अ ट्रेडर मैं अभी भी बाय करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 9300 के नीचे जाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। लेकिन एज अ ट्रेडर फॉर द डे मैं समझता हूँ आज मंदी करनी चाहिए, बेचना चाहिए। 9475 के स्टॉप लॉस से मैं बेचने की सलाह दूंगा 9330 के टारगेट के लिए, और निफ्टी का रेंज 9300 9500 ये हो चुका है। बैंक निफ्टी का रेंज 22,800 22,500 ये है, मुझे थोड़े से डाउन साइड लगता है। और आज फॉर अ चेंज जो आपको सुनने को शायद अच्छा ना लगे, मेरे 3 सेल है, एक बाय है। 3 सेल हैं और एक बाय हैं, तो कौन से वो 3 सेल हैं सर, वो हम आपसे थोड़ी देर में पूछेंगे। लेकिन कल हुआ क्या है, देखिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग तो कुछ खास देखने को मिली नहीं, फिर भी बाजार तेजी से नीचे गिरे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जमकर खरीदारी करी है। ये बताइए डेटा को आपने किस तरह से रीड किया? ये आपने सही कहा कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ज़्यादा नहीं, लेकिन दिक्कत किसकी थी? दिक्कत उन 2 दिनों में जिन लोगों ने 9500 के ऊपर की ट्रेडिंग पोजीशन बनाई, और वही हम कह रहे थे कि देखिए ये कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर लोगों का मतलब है कि जो ताज़ा ऊपर के लेवल पर बने हैं। तो 2 दिनों से 9500 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिल रही थी, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी लेवल को आपने निर्णायक रूप से पार कर लिया है, इसकी कंफर्मेशन लगातार 3 दिनों तक उस लेवल के ऊपर बंद होने के बाद मिलती है। तो 9500 को आपने 2 दिन तो उसके ऊपर क्लोज किया, 2 दिन लगातार लाइफ हाई बनाया, लेकिन तीसरे दिन उसके नीचे फिसल गए। तो जो कमज़ोर लॉन्ग बने हुए थे कल वो सब साफ हो गए, सिस्टम की सफाई हो गई, और वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा। अब इसमें कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन यही बाजार का तरीका है काम करने का, कि भाई जब आपको लगता है कि बड़ा इजी है पैसा बनाना, ओवरबॉट हो जाते हैं, तेजी की पोजीशन भर के लेते हैं, तब बाजार आपको करेक्शन देता है। तो जो करेक्शन काफी कल टूटी है, हाँ कल टूटी है और वो साफ दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है,
एफआईज ने कैश में बड़ा नहीं बेचा है, लेकिन घरेलू फंड ने मौका मिलते ही लपक के खरीदा है। 900 करोड़ रुपए की खरीदारी कल खरीदी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन की कमजोरी, और कोई कमजोरी लंबी चौड़ी बहुत बड़ी नहीं है, उसके बावजूद वो पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। पहली बात। अब वायदा कारोबार के आंकड़ों में इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने कोई बहुत खास बेचे नहीं, मुश्किल से 150 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स जरूर 11 से 24 करोड़ की बिकवाली हुई है, उसमें भी तेजी की पोजीशन उन्होंने कम की, तो एफआईज का बेचना समझ में आता है। और इंडेक्स ऑप्शंस में जो खरीदारी हुई है 2600-2700 करोड़ की, उसमें काफ़ी कुछ एफआईज ने जो अपने पुट बेचे हुए थे, यानी कि जो तेजी की पोजीशन बनाई थी वो उन्होंने खरीदारी की, तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है बेसिकली। तो तेजी की पोजीशन कम की और वो गलत भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि डेटा, ये बात सही है कि बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको डेटा में से जो कुछ निकालना है वो घरेलू फंड के डेटा के बेसिस पर निकालना है। और अगर घरेलू फंड खराब बाजार में 900 करोड़ की खरीदारी करते हैं, वो कल किए, फर्ज करें आज 50 पॉइंट और निफ्टी बंद हो जाए नीचे तो, या कमजोर हो जाए तो वो तो और खरीदेंगे, तो फिर ऐसे में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन डेटा के दम पर एक ही बात है, और वो ये कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एफआईज की तरफ से आएगी, तो थोड़ा सावधान ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन बहुत तेजी से बाजार टूटेंगे ये डेटा में नहीं दिख रहा। बिल्कुल 3 बड़ी टेक अवेज हैं मेरे लिए, और ये कि लीवरेज पोजीशन देखिए बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, रखेंगे और ऐसे खराब खबरें आएंगी तो आपको मुश्किल हो सकती है। दूसरा कि अच्छे पोर्टफोलियो वाले शेयर आपको गिरावट में जरूर खरीदने चाहिए, वो हम आपको शो में आगे भी बताने वाले हैं। और तीसरा कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी भरपूर है और इसी ने देखिए कल जमकर खरीदारी करी है। पूछते हैं वागले साहब से कि अगर आप ट्रेडर हैं तो कौन से स्टॉक्स बेचना चाहेंगे। आज आपके 3 सेल के आइडियाज हैं सर, बताइए, शुरुआत करिए। हेमंत, सेल में M&M फाइनेंस के साथ स्टार्ट करूंगा, इसमें मुझे वीकनेस दिखाई देता है, और ये प्योर मोमेंटम स्टॉक्स है जो शायद आज और कल के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा इसमें खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। 324 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 306। दूसरा होगा रिलायंस इंफ्रा जो 587 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 564। और तीसरा होगा वोल्टास जो 419 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 402। वोल्टास बेचने की राय आपकी तरफ से निकल कर आई। अगले हफ्ते मंगलवार को ध्यान रखिएगा, इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और कल ये स्टॉक भी दबाव में कारोबार कर रहा था। तो एक बाय साइड का आइडिया कौन सा, ये हम वागले साहब से थोड़ी देर में पूछने वाले हैं। लेकिन ये बताइए अनिल, पुट कॉल रेशियो तो आपने बताया, बाकी का डेटा एनालाइज करके कैसा लग रहा है एफएनओ का? एक बहुत ही बढ़िया डेटा है निफ्टी फ्यूचर्स का। 22 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स का एक ही दिन में कम हो गया। ये पूरी तस्वीर बता देता है, और कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं कि अगर 22 लाख शेयर एक दिन में ओपन इंटरेस्ट में से घट जाते हैं निफ्टी फ्यूचर में, जो बिकवाली का आंकड़ा आया है, उससे पता चल जाता है कि ट्रेडर्स ने किस तरह से अपनी, देखिए ये बड़ी दिक्कत की बात है। तेजी करने वाले ट्रेडर्स में क्यों कॉन्फिडेंस कम होता है? इतने दिनों की तेजी के बाद किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से करेक्शन हो रहा है, तो एक दिन का अगर आप करेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते लाइफ टाइम हाई पर, तो फिर इस बाजार में पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक साफ संकेत है कि एक दिन में इतना ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखा है। दूसरा, बैंक निफ्टी में लगभग 97,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो दोनों में घटना स्वाभाविक था। तीसरा जो अहमियत वाला आंकड़ा, जो मैं 2-3 दिन से ये कह सकते हैं कि चिल्ला के कह रहा हूँ कि विक्स नजर रखिए। कल विक्स सिर्फ 11% बढ़ा है एक दिन में, तो ये एक दिन में लाइफ टाइम लो से विक्स बढ़कर 11% बढ़कर आया, तो ये बढ़ना स्वाभाविक था, नीचे से आना था। अब वो आज होता है, कल होता है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेटा तस्वीर पूरी आपके सामने रख देते कि बाजार को कैसे बिहेव करना है। तो अल्टीमेटली डेटा के बेसिस पर बाजार चलता है। अब एक बात जो साफ दिख रही है वायदा कारोबार में, वो ये कि निफ्टी 9,300 से 9,500, ये 200 पॉइंट की रेंज में वक्त बिताने की तैयारी में है। तो शायद बहुत जल्दी हम 9,300 को न तोड़ें, बहुत जल्दी 9,500 के पार टिक कर तेजी ना करें, लेकिन फिर भी अगर एक साइड कहीं बाहर निकलने का चांस जो ज़्यादा है, वो अब भी 9,500 के पार निकल कर टिकने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं डेटा में। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और खासतौर से तब जबकि कल पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में 15 बेसिस पॉइंट कम हो गया है। और कल के सेशन में जिस तरह से 9,500 के लेवल की पोजीशंस पुट की घटी है, वो साफ तौर पर बता रही कि कल पहली बार तेजी करने वाले ट्रेडर्स न सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में बल्कि ऑप्शंस में भी बैकफुट पर गए हैं। उन्होंने फटाफट अपनी पोजीशन काटी है, और मैं समझता हूँ अच्छा भी है। जितना हायर लेवल पर आप ट्रेड करते हैं, आज देखिए वागले साहब के सेल सिग्नल्स आ रहे हैं निफ्टी में, और सारे हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, उनके सेल सिग्नल्स होंगे। तो टेक्निकली जब सेल सिग्नल जनरेट होता है, लोग ओवरबॉट हैं, तो ओवरबॉट से आपको न्यूट्रल पे ले आना होता है, न्यूट्रल से थोड़ा नीचे आना होता है, फिर जो तेजी की पोजीशन बनती है वो बाजार में फिर से सस्टेनेबल होती है। तो मुझे लगता है जो सिस्टम की में जो तेजी की पोजीशन कम करने का काम था, वो कल एक ही दिन में हो गया। कल हम एक बात और कर रहे थे हम कि करेक्शन शायद ये कब खत्म होगा जी, और किस लेवल पर लेना चाहिए, उसका जवाब कल नहीं था। और कल जिस तरह से
थोड़े डाउ फ्यूचर्स भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने सफाई भी एक ही दिन में कर ली। अगर यही पुट कॉल रेशियो एक दिन में नीचे नहीं आता तो हो सकता था ये करेक्शन और लंबा होता। तो डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज लंबा नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स ये रणनीति है, देखिए, जो पैसा बनाकर आपको आगे भी देने वाली है। और ट्रंप साहब की तरफ से चिंता करने की बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है और अब वो निकल गए हैं सऊदी अरेबिया, आज पहुंच गए हैं और आज इस्लाम के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भी वो देने वाले हैं। इजराइल, रोम, ब्रसल भी वो जाएंगे, तो वहां से लगता नहीं कि अब कोई खराब खबर जल्द निकल कर आएगी। अमेरिका की चिंता बहुत जल्दी बनी थी और लगता नहीं कि बहुत लंबी खींचने वाली है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक बाय का आइडिया बागले साहब का कौन सा है, साथ ही 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है और कौन से वो 5 खबरें हैं जिसके चलते आज शेयर रहेंगे एक्शन में। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब वक्त हो गया ये जानने का कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स कल की गिरावट के बाद आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। जय ठक्कर की राय बेचने की है। देखिए, वो टारगेट दे रहे हैं 9370 का और 9330 के आसपास। वागे साहब भी कह रहे थे आपको मिलेगा निफ्टी आगे चलकर 9475 का स्टॉप लॉस रखें, बेचें। शॉर्ट करेंगे मुदित गोयल भी 9460 के स्टॉप लॉस के साथ 9370 के लक्ष्य के लिए। AK प्रभाकर भी मंदी में और वो भी कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 9320 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 9480 का। बेचने का इरादा रखते हैं रजत बोस, 9485 उनका स्टॉप लॉस है। कल के हाई के आसपास 9350 का टारगेट। वो कंसेंसस हो गया ये तो। आप देखिए, मितेश ठक्कर जो 5वें एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि बेचकर ही चलना चाहिए। 9385 तक जा सकता है निफ्टी। 9466 का स्टॉप लॉस भी रखें। और वागले साहब को भी साथ में मिला ले तो मंदी का लगा है सिक्सर। 6 एक्सपर्ट है आज मंदी में। 9475 के आसपास का स्टॉप लॉस, 9375, 9350 के टारगेट के लिए आप बनाएं शॉर्ट। तो आज इंटरेस्टिंग होगा अगर SGX निफ्टी के तर्ज पर हरे निशान में खुल गए तो खुलने के बाद क्या शॉर्ट करना चाहिए, बड़ा सवाल। 6 एक्सपर्ट्स तो करने वाले हैं शॉर्ट। चलिए, तो आज फिर ओपनिंग के बाद हमारी नजर रहेगी निफ्टी पर हर बार की तरह, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर कमाल दिखा सकते हैं, ये देखते हैं 5 का पंच। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइन प्रोजेक्ट है इनके लिए इनकी रॉयल्टी में कमी की गई और 7 साल के लिए $20 लाख की रॉयल्टी अब अदानी एंटरप्राइजेस को देनी होगी। तो रॉयल्टी में कमी इनके लिए फायदे की बात। इसके अलावा नजर रखिएगा एविएशन कंपनियों के ऊपर। दमदार प्रदर्शन देखिए देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू यात्री उड़ान भर रहे हैं और स्पाइसजेट, इंडिगो और जेट एयरवेज को इसलिए फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अप्रैल के जो आंकड़े आए हैं उसमें 15.5% ज़्यादा लोगों ने उड़ानें भरी हैं। यहाँ पर तेजी बन सकती है। GST की दरें तय होती दिख रही है और कुछ बड़े पॉजिटिव्स आते दिख रहे हैं एक के बाद एक सेक्टर के लिए। पहले है कैपिटल गुड्स, भेल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, BGR एनर्जी, वोल्टेम, लंबी लिस्ट है भारत बिजली। इन सब कैपिटल गुड्स शेयरों के लिए अच्छी खबर। अब इन पर लगेगा 18% टैक्स, ये इनके लिए राहत की बात है। दूसरा है FMCG सेक्टर और खासतौर से टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां जिनमें सबसे आगे है कोलगेट, उसके बाद लीवर, इमामी, मैरिको, जिलेट जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन पर GST लगेगा 18%, यानी कि जो पहले 28% लगता था वो घटकर 18% हो जाएगा, तो बड़ी राहत की बात इनके लिए। शुगर कंपनियों पर कॉफ़ी, चाय, चीनी, इन सब पर रखिएगा नज़र। बलरामपुर, बजाज, धामपुर यहाँ और खाने के तेल यहाँ पर GST होगा सिर्फ 5% और दूध और अनाज पर GST नहीं लगेगा। तो इनके चलते ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो आज पॉजिटिव साइड पर रहेंगे एक्शन में। आपने कॉफ़ी की बात करी और टाटा कॉफ़ी के जो नतीजे हैं वो कल बाजार बंद होने के बाद आए और बहुत ही बढ़िया आए। 28 करोड़ रुपीस का मुनाफा था पिछले साल इसी तिमाही में और वो बढ़कर करीब 60 करोड़ रुपए का हो गया है। तो आज स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है और मार्जिन भी 19% से बढ़कर 27% के आसपास पहुंच गए हैं। तो टाटा कॉफ़ी में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज। और अरबिंदो फार्मा, इनकी जेनेरिक दवा डेसोगेस्ट्रल, इसके लिए US FDA से मिली है मंजूरी। आज तो हमारे साथ 2 संदीप है। संदीप वागले साहब तो हैं ही और संदीप जैन साहब भी अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जयपुर से ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर। जैन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हो गया करेक्शन पूरा, खरीद लें अब या थोड़ा इंतजार करना है? देखिए, बाय ऑन डिक्लाइंस तो सर्टेनली है। मैं ये राय तो जरूर दूंगा कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज ढूंढे कि नीचे आए मार्केट्स तो वहां ले। हो सकता है कि 9350, 9370 एक रेंज होगा जहां पे बिल्कुल ये जो मोमेंटम है तेजी का उसके नीचे ही खराब होगा, बट ओवरऑल 9200
एक लेवल है जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आई फील कि इन लेवल्स पे ये जो रेंज है 100-150 पॉइंट सर्टेनली वैसे बहुत होता है ट्रेडर्स के लिए, बट स्टिल अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें और जो रिफॉर्म्स आए और जिस तरीके से कल सरकार ने जीएसटी की रेट्स का जो फिक्सेशन किया है वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बेहतरीन है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा। जिन इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद रहा है जीएसटी की रेट्स, तो वहां पे बहुत बड़ा एक्शन दिखेगा। जैसे कि कोलगेट पामोलिव एक एग्जांपल देना चाहता हूं, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल्स है, इन सब में बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ये सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल, टी, कॉफी, ये सारी चीजें, तो कैपिटल गुड्स, इन सब में बहुत एक्शन मिलेगा। सो आई फील स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो सर्टेनली करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो अनिल, जो लोग कह रहे थे कि जीएसटी लागू होने के बाद, रेट तय होने के बाद महंगाई बढ़ेगी, तो उन सब के मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि जो रेट सामने निकल कर आए हैं ये बहुत ही बढ़िया रेट्स हैं। इस रेट्स पर, इन सेक्टर्स पर विस्तार से बात करेंगे, कौन से चार्ट सबसे अच्छे लग रहे हैं इन कंपनियों के, इस पर भी बात करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको सुनाने वाले हैं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की सलाह। जी हाँ, वो भी कह रहे हैं गिरावट में खरीदारी करिए, तेजी देखने को मिलेगी, बाजार नए रिकॉर्ड छुएगा। और साथ ही हमारे एक्सपर्ट एक्सिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे एफएनओ का डेटा क्या संकेत दे रहा है। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी देखिए आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत होगी, ये संकेत दे रहा है। एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली बात आपके सामने रखता हूं। जी हां, बाजार में जो फिलहाल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है ये अभी थमने वाली नहीं है। जी हां, ये कहना है दिग्गज निवेशक बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि बाजार अभी भी नए रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए तैयार है। आइए सुनिए। Markets, any runner has to take a rest. So in the market, this period it was running, it had to take a rest at some point. But they say that bull market corrections are severe and short-lived. So sharp, severe, and short-lived. We had a rise from 7,800 to 9,400, 9,500. So even if the market were to correct a little, I think it will become healthier. One thing I can only say, that happy days are here again, and we should welcome them. See, man, when people talk of peaks, that is a time when peak is not near, and the bull market is too short a time period for the bull market to have, for the bull market to have finished. Private sector banks are doing well, NBFCs are doing well, metals are doing well. It's only pharma and software, which is a good constituent of the Nifty, which is not doing well. Pharma, I think, has made his near a bottom. And software, I think, growth rates in future, according to me, are going to be better than what the market's predicting. Maybe not this year, the years ahead. I don't say this year would necessarily be very good, but I surely think that with period of time, these growth rates will improve. तो फार्मा बॉटम बन रहा है, आईटी ये वो कॉन्ट्रेरियन बेट्स हैं जो राकेश झुनझुनवाला बता रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए। और आपको बता दूं, टिस्को सर आपने कहा था खरीदिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी खरीदा है। क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, अच्छी डिलीवरी उन्होंने उठाई है। टाटा स्टील की हम बात कर रहे हैं। बिग बुल बहुत बुलिश है भारतीय बाजारों पर। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया वक्त शायद भारतीय बाजारों के लिए ना हो, जब इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, करेंसी मार्केट स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी कुछ काम होता दिख रहा है। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार जीएसटी लागू होता दिख रहा है, जिसकी रेट्स काफ़ी कुछ कल फाइनल हो गई, बची हुई आज फाइनल होती हुई दिखेगी। तो जीएसटी के दम पर काफ़ी सेक्टर्स, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्शन में आज रहने वाले। लेकिन एक्शन की शुरुआत करते हैं वायदा कारोबार के लिए। अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। एक राय फटाफट निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ली जाए उनसे। बताएं क्रिस सर, बेचेंगे या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक लगातार हम चौथे शुक्रवार पे आई थिंक हम ऐसे एक पहाड़ पे आ गए जहाँ पर मंदी का एक साया रहती है और फिर अगले हफ्ता वापस तेजी देखने को मिलती है। तो आज भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद कल की जो ऑलमोस्ट नियर 100 पॉइंट की जो गिरावट देखी उसके बाद शायद कहीं ना कहीं, और एक आश्वासन की बात यह है कि कल हमने अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी। आई थिंक काफी जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है, ऑलमोस्ट 22 लाख शेयर की। तो एक अच्छा इससे संकेत है, क्योंकि यहाँ पर एक जो वीकर हैंड्स पे जो था वो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत साइड लाइन्स पे आ गए।
तो उस लिहाज से 9,700 के भी 9,400 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि शायद आज के ट्रेड के लिए शायद एक लॉन्ग ट्रेड कॉल का सहारा ले सकते हैं, 9,450 का एक कॉल का सहारा ले सकते हैं, जो कल 45-50 के आसपास बंद हुआ था। एक मॉडेस्ट टारगेट 75-80 का रख सकते हैं और 25 का स्टॉप लॉस। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर अनिश्चितता है और थोड़ी बहुत वीकिश यहाँ पर इंडिकेटर्स दे रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी की सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर 22,700 का कॉल ले सकते हैं और 22,600 का पुट ले सकते हैं, और दोनों का मिलके कॉस्ट कुछ 280 के आसपास आ रहा है। 450 का लक्ष्य रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 200, यानी कि आई थिंक स्विंग कहीं भी कोई भी तरह हो सकती है, तो एक फायदेमंद हो सकता है। आज फ्रेश सीरीज भी है बैंक निफ्टी की, तो आई थिंक उस लिहाज से एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और मेरा मानना है कि शायद एक बाउंस निफ्टी में आई थिंक डेफिनेटली आज की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। बाउंस देखने को मिलेगा बाजार में। कौन से स्टॉक्स किसको सबसे अच्छे लगते हैं? अच्छा संदीप जैन, आपके फेवरेट शेयर्स आज के लिए कौन से हैं? वागले साहब का एक बाय आइडिया कौन सा है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, और सीईएससी इतनी बड़ी गिरावट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नियति। बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्लियरली प्रॉफिट थोड़ा सा भले ही कमजोर आया हो, लेकिन एसेट क्वालिटी काफी स्टेबलाइज कर रही है, वो स्थिर हो रही है, और पियर्स यानी जो दूसरे बैंक हैं उनके मुकाबले तो और बेहतर हो रही है। सीएलएसए साफ तौर पे कह रहा है कि अगर कासा रेशियो और ज्यादा इंप्रूव करते हैं तो वो सबसे बड़ा की होगा और इस शेयर को आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता है। निवेश करने की सलाह दे रहा है सीएलएसए, और टारगेट प्राइस इन्होंने 225 रुपए से बढ़ा करके 230 रुपए का कर दिया है, जो कि 23% मौजूदा भाव से तेजी का इनका लक्ष्य है। सीएससी कल का बेहद खराब दिन इनके लिए 14-15% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब जो रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हुआ, फिर जो नंबर्स आए, उसके बाद जो ब्रोकरेजेस कह रहे हैं वो साफ साफ पे कह रहे हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। सीएलएस जैसा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1,000 रुपए का इनका लक्ष्य है। 21% की मौजूदा भाव से तेजी है देख रहे हैं। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन तो की है, लेकिन सिग्निफिकेंटली अपना टारगेट प्राइस ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। 442 रुपीज इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा करके अब 1,100 रुपए का कर दिया है। जी हाँ, मौजूदा भाव से 33% की तेजी आपको शेयर दिखा सकता है। और जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 1,010 का इनका भी लक्ष्य है, 22% अपसाइड। लेकिन बाकी जो ब्रोकरेजेस हैं काफी बुलिश हैं, अब सीईएससी पे आपको निवेश करने की सलाह दे। बिल्कुल, और ये शेयर कल की बड़ी गिरावट के बाद बैन में भी आ गया है। एफएनओ के बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज खबर से पहले बड़ी तेजी देखने को मिलती है, और कल खबर आने के बाद तेज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है। आपकी इस रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर नजर थी, अब क्या व्यू है? ये सेल ऑन न्यूज से ज्यादा सेल ऑन निराशाजनक न्यूज ये कहना चाहिए, क्योंकि देखिए रिस्ट्रक्चरिंग और डीमर्जर के बाद बाजार क्या चाहता है कि हमें क्लैरिटी मिले कि आप क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जो कि और उल्टा मतलब समझ में आने के बजाय जो आता था वो भी कंफ्यूज हो गए लोग। मतलब करना क्या चाहते हैं, पहले 3 कंपनियों को मर्ज करेंगे, फिर डीमर्ज करेंगे, डीमर्जर में भी ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा कारोबार किस में जाएगा, कैसे कितनी कंपनियां लिस्टेड बचेगी। तो उस समय बाजार का जो रिएक्शन था एकदम परफेक्ट था, कुछ भी गलत नहीं था। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद समझ में नहीं आया कि ये कौन कौन सा कारोबार किधर होगा, किस तरह से लिस्टेड होगी, और इस लिहाज से किस कंपनी का क्या वैल्यूएशन करना चाहिए। जब बाजार को वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है तो फिर बाजार ऐसे रिएक्शन देता है। और दूसरी बात, जो कुछ अनलिस्टेड कंपनियां इन्होंने मर्ज करने की बात की और जिसके चलते कैपिटल डाइल्यूशन होगा, वो प्रोमोटर्स को फायदा उठाएगा। क्योंकि अगर आपके पास सीएससी के शेयर है तो आपके पास डीमर्ज एंटिटी के उतने शेयर मिलेंगे, तो आपके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर प्रोमोटर्स को अनलिस्टेड कंपनियों को मर्ज करके फायदा क्यों मिले, ये बाजार को पसंद नहीं आता। अब जहां तक ब्रोकरेज हाउसेस का सवाल है, देखिए उन्हें तो अपने लक्ष्य रखने पड़ेंगे, और ऐसा भी नहीं कि कारोबार में वैल्यू नहीं है। 1,000-1,100 रुपए की वैल्यू तो सबकी मिलाकर बनती है, लेकिन एक तरफ आप वैल्यूएशन और दूसरी तरफ आप प्रोमोटर्स के इंटेंट को जब आप उसका डिस्काउंटिंग करते हैं तो फिर जो मार्केट करता है वो ठीक है। अब हो सकता है कल की इतनी तेज गिरावट के बाद आज स्टॉक चले, रिजल्ट बेहद खराब थे, इसमें कोई डाउट नहीं, 16% के मार्जिन किसी भी लिहाज से बहुत खराब, वो स्टॉक फिर से रिकवर हो सकता है। बैन में भी तो अब तो फ्रेश शॉर्ट का तो संभावना खत्म ही हो गया, तो ऐसे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी रिपोर्ट्स के दम पर चल जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये बात बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें हेमंत न सिर्फ सीएससी में हो रही है, पिछले 2-3 जितनी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, चाहे वो बिरला ग्रुप की हुई हो, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। ये प्रमोटर्स को ठीक करना ज़रूरी है कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करके जब कोई स्कीम सामने रखते हैं तो आसान से, देखिए इस रिस्ट्रक्चरिंग पर तो हम कब से बने हुए थे, हमें पता है कि ये होने वाली है और कैसे होने वाली है, उसके बावजूद हमें समझने में इतनी मुश्किल आई
तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या कुछ हो रहा है। चलिए, तो ये राय CESE पर आज इसके ऊपर हमारी नज़र रहने वाली है। कल की गिरावट के बाद अब FNO के बैन में आता हुआ अब एक ही दिन की गिरावट देखिए इतनी हुई कि बैन में आ गया। बहरहाल अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े रिफॉर्म की, और इस रिफॉर्म के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या उम्मीद निकल कर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं GST की, और कल 1211 आइटम्स के ऊपर क्या दर होनी चाहिए GST की, अब वो तय हो चुकी है। नियति हमारे साथ जुड़ी हुई है। नियति, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, खुश हैं क्या? बेहद खुश है, और FMCG सेक्टर के लिए खास तौर पे सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, और क्लियर विनर है एडलवाइस साफ तौर पे कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि तेल, हेयर ऑयल है, साबुन है या टूथपेस्ट है, इनके ऊपर जो टैक्स स्लैब था पहले 22 से 28% के बीच में, अब वो सीधे घट करके 18% हो गया है। देखिए, और बहुत पॉजिटिव होगा कोलगेट, इमामी, HUL, मैरिको जैसे जितनी भी तमाम कंपनियां हैं उनके लिए, तो ये सबसे बड़ा विनर है। हालांकि ये प्राइस्ड इन था, लेकिन अभी भी इनको लगता है कि आगे बेहद अच्छी खासी तेजी इनको देखने को मिलती है। लेकिन FMCG तो क्लियर विनर है ही, लेकिन दो ऐसे और सेक्टर हैं जिन पे बहुत बड़ा सरप्राइज निकल के आया है। वो है पहला कोयला और दूसरा है कैपिटल गुड्स। कोयले पर जो टैक्स स्लैब था वो अभी फिलहाल 11 से 12% का था, अब इसे सीधे ही घटा करके 5% का कर दिया है, और ये बेहद पॉजिटिव होगा। इनका पास थ्रू जितनी भी थर्मल पावर कंपनियां हैं, NTPC है, पावर ग्रिड है, या फिर सीमेंट जिनका, या फिर फर्टिलाइजर जो कि कोल बेस के प्लांट्स इनके हैं, उनके लिए बेहद पॉजिटिव है, और ये बड़ा सरप्राइज है इस पूरे ही टैक्स स्लैब में। कैपिटल गुड्स और इनकी इंटरमीडिएट्स जो हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 18 से 28% तक का इनका एक टैक्स स्लैब था, अब उसे एक टैक्स स्लैब कर दिया और 18% ही लगेगा, तो वो लोअर टैक्स स्लैब है, ये भी काफी पॉजिटिव है। तो कोयला और कैपिटल गुड्स बिग सरप्राइज, FMCG बिग विनर। बिल्कुल, तो 11.25% का कोयले के ऊपर टैक्स लगता था और अब 5% के नीचे ला दिया गया है। मेरी नजर तो रहने वाली है कि ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट के ऊपर आज ड्यूटी तय होनी है, इवन सर्विसेज के ऊपर आज ड्यूटी तय होने वाली, तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिल्कुल, बीड़ी, सोना, ये कुछ सर्विसेज हैं जिन पर आज तय होगी ड्यूटी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फोकस होगा आज के सबसे बड़े नतीजों पर। SBI नतीजे पेश करने वाला है, वरुण दुबे तैयार हैं अनुमान के साथ। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे उनसे बात। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर, और देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के नतीजे आ जाने वाले हैं। क्या अनुमान बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण, बताइए। देखिए, SBI से कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारा अनुमान है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इस बैंक के फ्लैट रह सकते हैं, हालांकि वहाँ कुछ गिरावट आने का भी अनुमान है। वहीं इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी तिमाहियों से 3% से 2.8% की रेंज में ये घूम रहे हैं, और हमारा अनुमान है कि उसके लोअर एंड पे यानी करीब 2.8% के आसपास इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बार आ सकते हैं। लोन ग्रोथ कुछ हद तक सबड्यूड रहेगी, करीब 3 से 4% के आसपास वहाँ गिरावट रह सकती है। वहीं ग्रॉस NPA लेवल्स जो है उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी हो सकती है। 7.5% के नीचे अगर ये आते हैं तो इसे काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वहाँ एक अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है, करीब 124% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये पूरी तरह से लो बेस के कारण है, तो कहीं ना कहीं इस बैंक के जो नंबर्स है थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है उसके ऊपर खास नजर रखें, स्लिपेजेस खासकर वॉच लिस्ट के, उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है, साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं अपनी सब्सिडीज का, उस पर क्या अपडेट निकल के आता है, ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये हैं SBI के रिजल्ट्स, इस पर रखी जाए नजर। हमारे साथ राकेश बंसल भी जुड़ चुके हैं RK ग्लोबल के। राकेश, बताएं SBI रिजल्ट्स के पहले क्या ट्रेड होगा आपका? अनिल जी, स्टेट बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है इसको खरीद के चलना चाहिए। इनफैक्ट वन ऑफ दोज बैंक है अनिल जी जिसने कल की वोलेटिलिटी में अपने स्ट्रक्चर को खराब नहीं करा है। इनफैक्ट एक अच्छे स्तरों पर आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 300 रुपये के आसपास के जो स्तर हैं उन स्तरों के आसपास स्टेट बैंक को खरीद के चलना चाहिए। 292, 293 नीचे में एक अच्छा बेस है, 292 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अनिल जी, मुझे लगता है 325, 327 के लेवल्स मुमकिन है। इतने खराब बाजार के अंदर जहां कल इतनी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां टेक्निकल पैटर्न्स बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं हुए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ दोज है। बिल्कुल, चलिए, तो नतीजों से पहले खरीदारी करने की राय, लेकिन और कहाँ खरीदारी करनी चाहिए आपको? वागले साहब का आज 3 बेचने की राय थी, M&M फाइनेंशियल, आर इंफ्रा और वोल्टास, लेकिन वो खरीदारी कहाँ करेंगे? वागले साहब बताइए, आपका एकमात्र बाय आइडिया आज का।
हेमंत, विप्रो में मैं बाय करके चलूंगा। आईटी स्टॉक्स में मुझे कल भी स्ट्रेंथ लग रही थी और कल के मार्केट में सस्टेन हुए, तो आज डेफिनेटली सेंटिमेंट सुधर गया है तो पॉजिटिव होंगे। 514 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 534। ओके, तो एकमात्र बाय है विप्रो। और क्रिस सर से भी ले लें उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बताइए सर, आपने कौन से स्टॉक चुने आज और लॉन्ग या शॉर्ट? जी, शुरुआती तौर पे एक एमआरपीएल पे बाई। कल के सेशन में एक्चुअली इसमें थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे सीरीज में इसमें ज्यादातर एक लॉन्ग बाय थी। ऑफकोर्स ये पहली सीरीज है एमआरपीएल शामिल होने के बाद, लेकिन एक बुलिश बायस लेके चलना चाहिए। और मेरा मानना है कि शायद कल की जो वीकनेस है वहां पर अगर आसपास खुले तो आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। 145 का लक्ष्य और 132 का स्टॉप लॉस। और दूसरा टाटा ग्लोबल, ऑफकोर्स कल हमने अच्छी खासी यहाँ पर पिटाई देखी, लेकिन मेरा मानना है कि शायद बहुत ही अहम लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आया थी। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एक बाउंस के लिए तैयार है। 145 147 एक अच्छी खासी एक सपोर्ट है। यहाँ से अगर हम खरीद के चलो तो मेरा मानना है कि शायद 154-55 तक एक लक्ष्य आ सकती है, टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस 144 रख सकते हैं। और तीसरा सेल पीएफसी पे, और मेरा मानना है कि शायद ये पीएफसी और आरईसी दोनों से जहां पर जितनी जबरदस्त ऑलरेडी चल चुकी है, और कल के सेशन में पीएफसी में खास करके शॉर्ट बिल्डअप भी देखे, तो मेरा मानना है कि शायद गोइंग टू एक्सपायरी शायद एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। 148 तक एक लुढ़कती हुई मेरा मानना है। और 160 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऑप्शन रणनीति में एक बेयर स्प्रेड एलएनटी में आई थिंक इसमें भी अच्छी खासी हमने परफॉर्मेंस देखी, लेकिन लास्ट 3-4 हफ्ते में अगर देखें तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक टॉप फॉर्मेशन की एक संकेत दे रही है। मेरा मानना है शायद गोइंग टू एक्सपायरी यहाँ पर थोड़ी बहुत नियर टर्म वीकनेस देखने को मिल सकती है। 1740 का एक पुट लेके चल सकते हैं 28 के आसपास जो कल बंद हुआ था। 1700 का पुट स्ट्राइक पुट का एक बिकॉली करके चले हम, जो 10 के आसपास बंद हुआ, तो नेट कॉस्ट जो 18 के आसपास है, एक 33 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 9, यानी कि थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट की एक शायद आशंका है, तो उसके चलते शायद एक मंदी का एक स्ट्रेटेजी है। तो एलएनटी में थोड़ी कमजोरी की उम्मीद कर रहे हैं क्रिस। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संदीप जैन साहब और राकेश बंसल साहब, ये दोनों ही एक्सपर्ट आज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखिए, रिकवरी के संकेत आज ये दे रहा है, लेकिन हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स और बाकी के फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के पिक्स क्या हैं, चलिए ये हम आपको बता रहे हैं। और जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब बताइए, कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं आज के दिन? आज जीएसटी रिलेटेड थीम पे ही बात करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर को फायदा हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोलगेट पामोलिव वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज है इस पूरे जीएसटी रेट्स को लेकर। और फिर शुगर सेक्टर में भी बेनिफिशियरीज रहेंगे, उसमें है बजाज हिंदुस्तान। और हेयर ऑयल्स को भी फायदा मिला है, तो मुझे लगता है कि बजाज कॉर्प, जो कि एक बहुत ही सुस्त स्टॉक है, बहुत ही कम चला है, ओवरऑल डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम है, तो इसको लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है। ये पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ, बट ये स्टॉक चला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेफ्टी भी है और रिस्क भी नहीं है। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ना है। और टाटा कॉफ़ी रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है, तो मुझे ऐसा लगता है टाटा कॉफ़ी के साथ जाए। एक कल के मार्केट में, नेगेटिव मार्केट में भी एक पॉजिटिवली बंद हुआ, और वो भी एनबीएफसी, वो थी मुथूट कैपिटल, जो छोटी कंपनी है इनफैक्ट। तो बाकी बड़ी जो एनबीएफसीज थी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े करेक्शंस दिखे, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आज अगर पॉजिटिव रुझान रहता है मार्केट का, तो एक अच्छी चाल बन सकती है। ओके, तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज एक्शन रहने वाला है, और यहाँ पर आप करें खरीदारी। जो राकेश ने चुना है वो स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद खरीदारी करने की राय है आपकी? बिल्कुल अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो स्टॉक का कल की मंदी से पहले स्टॉक में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला था 192 193 के अराउंड। नतीजे काफी अच्छे आए हैं। अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो भी मुझे लगता है 192 193 के अराउंड स्टॉक मिलना चाहिए ओपनिंग पे। अगर इन स्तरों के आसपास भी ओपनिंग होती है तो स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में नीचे में 185 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 200 रुपए के लक्ष्य के लिए अनिल जी मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करके चलना चाहिए। पीएसयू बैंकों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों के टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ओके, तो इन पर रखिए नजर। बंसल साहब, और कोई शेयर जो आपको अच्छे लगते हो? हेमंत जी, मार्केट काफी वोलाटाइल है। कल के सत्र में काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, और टेक्निकली ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि करेक्शन फर्दर डीपन नहीं हो सकती है।
तो कॉशियस होकर मेरा ऐसा मानना है लिमिटेड ट्रेड करने चाहिए। एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे ट्रेड है, दूसरा एक कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा सुजलॉन के हेड ऑफ रिजल्ट। 22.5 रुपए की कॉल मेरा ऐसा मानना है 20 पैसे 25 पैसे के अराउंड मिलती है, तो खरीदना चाहिए। 30,000 शेयर्स का लॉट है, अगर 25 पैसे में अगर आप लेते हैं तो 7,500 रुपए का रिस्क है। जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, मुझे लगता है नतीजों से पहले एक शेकआउट हुआ था और स्टॉक में 24-25 रुपए के लेवल्स नतीजों के बाद देखने को शायद मिल सकते हैं। अगर ये लेवल्स आते हैं तो 7,500 रुपए का रिस्क है, 1 लाख से लेकर 1,35,000 का मुनाफा देखने को मिल सकता है अगर ऊपर में स्टॉक 25 रुपए तक की रैली दिखाता है तो। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स। वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के पार लेकर आएंगे बाजार का भरपूर एक्शन, शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। बने रहिए हमारे साथ।